नमस्कार साथियों, मैं शिवजीराम बलौदा राजस्थान के जयपुर जिले के फागी तहसील के ग्राम केरिया से यूट्यूब के शिवजीराम बलौदा प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका हार्दिक आभार करता हूं। साथियों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास श्रृंखला में हमारा आज का बिंदु पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत पर ब्रिटिश विजय और सुदृढ़ीकरण। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भारत पर ब्रिटिश विजय में भारत पर ब्रिटिशों की बंगाल विजय के बारे में, यानी बंगाल अंग्रेजों ने किस तरीके से जीता, ये हमारा आज के अध्ययन का बिंदु है। साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल। तो साथियों, जब अंग्रेजों ने बंगाल को जीता तो उससे पहले बंगाल में क्या था और अंग्रेजों की वहाँ कैसी अवस्था थी, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी में ही बंगाल अपनी व्यापारिक संभावनाओं एवं संसाधनों की संपन्नता के कारण यूरोप जगत में प्रसिद्ध हो चुका था। इसका मतलब यह है साथियों, 17वीं शताब्दी यानी 1601 से लेकर 1700 एडी तक, यानी इस 100 साल के पीरियड में ही बंगाल अपने संसाधनों के कारण पूरे यूरोप में फेमस हो चुका था। देश की धन की प्रचुरता के कारण पुर्तगालियों, अंग्रेजों और डचों के बीच यह कहावत लोकप्रिय हो गई कि बंगाल प्रांत में प्रवेश के लिए सैकड़ों द्वार हैं, परंतु छोड़ने के लिए एक भी नहीं। फ्रांकोयस। साथियों, औरंगजेब के दरबार में एक फ्रांकोयस नामक यात्री आया था। उसने कहा था कि बंगाल में प्रवेश के तो हजारों द्वार हैं, सैकड़ों द्वार हैं, यानी लगभग 100 तरीके से आप बंगाल में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन बंगाल को छोड़ने के लिए आपके पास एक भी द्वार नहीं। इसका मतलब बंगाल के अंदर जब आप एंट्री कर लेंगे तो आपको छोड़ने का कोई कारण नजर आएगा ही नहीं। तो ये बंगाल की महत्ता हम बता रहे हैं आपको। आगे शुरू करते हैं। प्रारंभिक 18वीं सदी में ब्रिटेन को एशिया से होने वाले निर्यात का 60% सामान केवल बंगाल से ही जाता था। इसका मतलब यह है 18वीं सदी में, यानी 1701 से 1710, ये प्रारंभिक सदी मान लो, 1725 ईस्वी तक मान लो, तो इस शुरुआती 10-20 साल के पीरियड में लगभग 60% सामान, यानी पूरे एशिया से जो ब्रिटेन को सामान निर्यात होता था उसका अकेला 60% सामान केवल बंगाल से जाता था। निर्यात होने वाले कच्चे उत्पादों में सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई का सामान इत्यादि प्रमुख थे। ये सामान ये जो लिस्ट आपको बताई है, ये प्रमुख रूप से निर्यातित होने वाली वस्तुएं थी जो ब्रिटेन को निर्यातित होती थी। आगे चलते हैं। देश के पूर्व में प्रथम अंग्रेज कंपनी 1633 एडी में बालासोर उड़ीसा में स्थापित की गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि प्रथम अंग्रेज कंपनी बालासोर उड़ीसा में स्थापित की गई थी 1633 में, और उड़ीसा, बंगाल और बिहार उस समय बंगाल प्रांत के हिस्से थे। 1651 एडी में हुगली कलकत्ता का अतिरिक्त दबाव हटाने के लिए हुगली शहर बसाया गया था। तो 1651 एडी में हुगली में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित की गई। फिर कासिम बाजार, ये भी पश्चिम बंगाल का ही है, पटना और ढाका में फैक्ट्रियां बनी। तो ये पूर्व में अंग्रेजों ने धीरे धीरे कंपनियां या फैक्ट्रियां बनाना शुरू की है। ये इसकी एक लिस्ट है, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। 1690 एडी में सुतानती, गोविंदपुर और कलकत्ता के जमींदारी अधिकार कंपनी को मिल गए। ये बात भी हमने कर ली। और उसके बाद में 1698 एडी तक कलकत्ता में नगर बसाने का कार्य पूरा हो चुका था। पोर्ट विलियम 1696-95 याद रखना आप। 17वीं सदी ईस्वी में ही बंगाल में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति मिल गई थी। तो 17वीं सदी में ही बंगाल में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति कंपनी को मिल गई थी। बदले में मुगल सम्राट को 3000 रुपये वार्षिक, सालाना कितने, 3000 रुपये वार्षिक चुकाने थे। 3000 रुपये को 350 पॉइंट भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। पॉइंट उस समय ब्रिटेन की मुद्रा के बारे में बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। उस समय प्रति वर्ष कंपनी का बंगाल से निर्यात 50,000 पॉइंट से अधिक मूल्य का था। इसका मतलब यह है 350 पॉइंट साल के चुकाते थे और लगभग 50,000 पॉइंट का वो व्यापार कर लेते थे। तो काफ़ी मुनाफा कमा रहे थे। प्रांतीय सूबेदार इन विशेषाधिकारों के विरोध में थे
इसका कारण ये था कि प्रांतीय सूबेदार विरोध में क्यों थे, यानी जो बंगाल के सूबेदार थे अलग अलग हिस्सों के, वो इन विशेषाधिकारों का विरोध करते थे। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि इन सूबेदारों को अत्यधिक राजस्व की हानि होती थी। सरकारी कोष के नुकसान के कारण बंगाली नवाब विशेष अधिकारों के समर्थन में नहीं थे। जितने भी बंगाली नवाब हुए हैं, अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला, तो ये सभी नवाब इन अंग्रेजों के विशेषाधिकारों के समर्थन में नहीं थे क्योंकि इनको रेवेन्यू की हानि होती थी। यही बात आगे चलकर 18वीं सदी के मध्य से कंपनी से झगड़ों का कारण बनी। तो ये जो राजस्व नुकसान है, यही बात आगे चलकर बंगाली नवाबों और कंपनी के मध्य झगड़े की जड़ बनी। इसके अलावा प्रांतीय स्थायित्व के समक्ष निम्नलिखित संकट रहते थे, यानी कुछ ऐसे कारण हैं, उनकी हम बात करने जा रहे हैं, जिन कारणों की वजह से बंगाल में नवाबी शासन स्थायित्व को नहीं प्राप्त कर पाए। वो संकट क्या क्या थे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बंगाल में एक स्थानीय कुलीन वर्गों का शक्तिशाली गुट था। तो साथियों, कुछ अमीर लोगों का गुट बना हुआ रहता था और वो नवाब को शांतिपूर्ण तरीके से शासन नहीं करने देते थे। दूसरा कारण है वित्तीय प्रशासन हिंदू अधिकारियों के नियंत्रण में था। तो ये भी एक आधार बनाया गया है। हालांकि हमें सांप्रदायिक तरीके की तरफ मोड़ रही है, सांप्रदायिक झुकाव की तरफ ये बात ले जा रही है, लेकिन कुछ इतिहास की पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने भी इस बिंदु को अपने नोट्सों में स्थान दिया है। लेकिन फिर भी आप इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि नवाब मुस्लिम और समय 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों की बात की जा रही है। तो उस समय आप भी समझ सकते हो कि जो सांप्रदायिकता थी, वो जो ग्रामीण तबका है उसमें विशेष रूप से अपना स्थान रखती थी। तो इसी की बात यहाँ पर की जा रही है कि हिंदू अधिकारियों के पास वित्तीय नियंत्रण होता था, उनके पास धन का जमाव था और नवाब उनसे धन निकलवाने के लिए अपने हथकंडे अपनाया करते थे। इससे नवाब और हिंदू अधिकारी एक दूसरे के आमने सामने हो जाते थे। तीसरा कारण है बड़े जमींदारों का समर्थन। तो देखो साथियों, एक ये भी संकट था, नवाब को जो बड़े जमींदार थे वो समर्थन नहीं देते थे कई बार, क्योंकि उनको अपनी पसंद का नवाब चाहिए था। चौथा कारण है व्यापारिक घरानों जैसे जगत सेठ का घराना के समर्थन को पाना। तो साथियों, कुछ व्यापारिक घराने और बैंकिंग घराने थे, तो उनका समर्थन हर नवाब को हासिल करना अनिवार्य हो जाता था, क्योंकि ऐसा इसलिए होता था ताकि वित्तीय स्थायित्व को प्राप्त किया जा सके। और जगत सेठ का घराना जो है पश्चिम बंगाल में उस समय, तो जगत सेठ के घराने का समर्थन पाने के लिए प्रत्येक नवाब कोशिश करता था। एक लाइन है जो देखो इनके विश्लेषण को दर्शाती है, इनकी आलोचना भी समझ लो आप। नवाब अलीवर्दी खान पश्चिम बंगाल के बंगाल के नवाब हुए अलीवर्दी खान। तो ये 1741 में नवाब बने थे और 1756 तक ये नवाब रहे थे, अप्रैल 1756 तक। तो अलीवर्दी खान ने एक बात बोली इन लोगों के लिए, वो क्या है, यूरोपीय लोग मधुमक्खियों की तरह हैं, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी। यानी ये यूरोपीय जातियां मधुमक्खियों की तरह है, यदि इन मधुमक्खियों को नहीं छेड़ेंगे तो ये शहद देगी, और यदि छेड़ देंगे तो वे काट काट कर मार डालेगी। और ये बात अलीवर्दी खान की बात है, ये बंगाल के नवाब भी रह चुके थे। तो इस बात को भी ध्यान रखना, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली परीक्षाओं में विशेषकर। आगे बात करते हैं बंगाल की ब्रिटिश विजय 1757 से 1765 एडी की बात करेंगे। सबसे पहले साथियों, अलीवर्दी खान अप्रैल 1756 में परलोक सिधार जाते हैं और अलीवर्दी खान के बाद में उनका दोहिता सिराजुद्दौला नवाब बनता है, और नवाब बनता है ये अप्रैल 1756 में। तो यहाँ से बात शुरू करते हैं कि सिराजुद्दौला अप्रैल 1756 में नवाब बन जाता है, लेकिन इसके विरोध में कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला नवाब बने। तो सिराज के नवाब बनने के विरोधी थे। उसकी चाची और मौसी दोनों एक ही, आप शहरों में वो गाँवों में देखते भी हो कि दो बहनें एक ही घर में आ जाती है, तो वो चाची भी हो जाती है और मौसी भी हो जाती है। तो उसकी चाची और मौसी घसीटी बेगम इसके विरोध में थी। इसके अलावा पूर्णिया जो बिहार की रियासत थी, ये बंगाल की रियासत थी और वर्तमान में पूर्णिया जिला बिहार में पड़ता है। तो पूर्णिया के सूबेदार
शौकत जंग, ये भी इसके विरोध में था। इन दोनों के अलावा घसीटी बेगम और शौकत जंग के अलावा एक ताकतवर गुट भी नवाब बनने के विरोध में था। उस ताकतवर गुट में जगत सेठ, अमीचंद, राज बल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफर जैसे व्यक्ति थे। मीर जाफर सिराजुद्दौला के सेनापति थे। तो ये सभी लोग सिराजुद्दौला के नवाब बनने के विरोधी गुट में शामिल थे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला ने नागरिक एवं सैन्य प्रशासन को पुनर्गठित करने हेतु पुराने अधिकारियों को हटाकर नया कुलीन गुट बनाया। तो जब सिराजुद्दौला को यह एहसास होने लगा कि एक ताकतवर गुट उसके विपरीत काम कर रहा है, तो उसने कुछ पुराने अधिकारियों को हटाकर एक नया कुलीन गुट बनाया। इस नए गुट में मोहनलाल, मीर मदान एवं ख्वाजा अब्दुल हादी खान प्रमुख थे। तो साथियों नए कुलीन गुट में ये कुछ व्यक्ति प्रमुख थे। प्लासी के युद्ध की जब बात करेंगे आगे तो उसमें ये नाम आएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। मोहनलाल, मीर मदान एवं ख्वाजा अब्दुल हादी खान ये प्रमुख अधिकारी थे। आगे बात करते हैं। कंपनी से रिश्तों में तनाव के कारण। तो देखो सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में जो रिश्ते थे उनमें तनाव क्यों पैदा हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें पहला कारण है कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकार। कंपनी के पास विशेषाधिकार थे और इन विशेषाधिकारों के कारण नवाब को राजस्व वसूली में हानि हो रही थी। दूसरा है नवाब की आज्ञा के बिना कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी गई थी। तो अलीवर्दी खान तो कलकत्ता की किलेबंदी नहीं करने दिया था अलीवर्दी खान ने तो, लेकिन सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। इस बात को लेकर भी दोनों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। कंपनी को प्रदत्त अधिकारों का कंपनी के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत व्यापार हेतु दुरुपयोग। देखो साथियों जो विशेष अधिकार दिए गए थे वो कंपनी को दिए गए थे, न कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को या न किसी पर्सनल कोई भी यूरोपीय व्यक्ति को वो अधिकार नहीं सौंपे गए थे। लेकिन यूरोप के लोगों ने यानी अंग्रेजों ने भारत में इन अधिकारों को जो कंपनी को दिए गए थे उनका फायदा उठाकर प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम से दस्तक जारी करने लगा। यानी अपने स्वयं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वो इनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इस बात की भनक जब नवाब को मिलती है कि भाई मैंने तो सिर्फ कंपनी को दिए थे, या जो मुगल सम्राट थे उसने सिर्फ विशेष अधिकार कंपनी को जारी किए थे, जबकि कंपनी के ये व्यक्ति अपने अपने व्यापारों को भी, अपने अपने पर्सनल खुद के माल को भी लाने ले जाने के लिए इन अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये भी तनाव का एक कारण बना। इसके बाद में अगला बिंदु है सरकारी धन लेकर एक व्यक्ति भाग गए थे जिनका नाम था कृष्णदास। तो साथियों ये पूरी लाइन एक साथ पढ़ते हैं। सरकारी धन लेकर भागे राज बल्लभ के पुत्र कृष्णदास को कंपनी द्वारा कलकत्ता में शरण देना। तो साथियों कृष्णदास को ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने अपने हेडक्वार्टर कलकत्ता, जिसको पोर्ट विलियम की संज्ञा दी गई थी, तो इस कलकत्ता में इन्होंने शरण दे दी थी। और इस शरण को लेकर भी सिराजुद्दौला और कंपनी के मध्य तनाव बढ़ा। उक्त मांगे मानने की बजाय कंपनी ने टालमटोल की। तो नवाब ने कहा भाई आप ये बातें मानो, कृष्णदास को वापस कर दो, इसके अलावा आप ये जो व्यक्तिगत व्यापार के अधिकार काम में ले रहे हैं आपके लोग, इनको बंद कर दो। तो इन मांगों को मानने को उन्होंने कहा, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने और कंपनी ने इन मांगों को मानने में टालमटोल किया, गोलमोल जवाब दिया। तो युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया। जवाबी कार्रवाई के रूप में सिराजुद्दौला ने पोर्ट विलियम घेर लिया, यानी कलकत्ता को घेर लिया। और 20 जून 1756 एडी को कंपनी का आत्मसमर्पण हो गया। कंपनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण करने का मतलब है कि कलकत्ता अब नवाब के पास आ गया, यानी कलकत्ता को सिराजुद्दौला ने जीत लिया। ये बात है 20 जून 1756 एडी की। उस समय कलकत्ता का या पोर्ट विलियम का गवर्नर था रोजर ड्रेक। तो रोजर ड्रेक पीछे वाले गेट से प्रमुख साथियों के साथ फरार हो गया, भाग गया। कलकत्ता को नवाब ने अपने एक अधिकारी मानिक चंद उसको सौंपकर नवाब वापस मुर्शिदाबाद चला आया। अब कलकत्ता का
नियंत्रण मानिकचंद के हाथों में है। उसी समय साथियों, उसी दिन 20 जून 1756 एडी को एक ब्लैक होल नामक घटना घटती है। काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। 20 जून 1756 एडी की रात्रि की बात की जा रही है। इस रात्रि को 146 व्यक्ति, जिसमें से 145 मेल थे और एक फीमेल थी, यानी 145 पुरुष और एक महिला, कुल 146 व्यक्तियों को 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया गया। यानी 18 फीट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया गया। तो उस रात्रि की अगली सुबह जब पूरी रात हो गई, तो उस रात्रि के दौरान केवल 43 व्यक्ति ही अगली सुबह देख पाए। यानी 146 में से 23 घटा दो तो 123 बचेंगे। यानी 123 व्यक्ति परलोक सिधार गए, मर गए। और ऐसा लिखा गया है कि इन लोगों की मृत्यु जून का महीना है, अत्यधिक गर्मी के कारण दम घुटने से हो गई थी। तो ये बात है। इस घटना के साक्षी, इस घटना के रचयिता ये थे J.Z. होलवेल। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। तो ये खुद भी इन 23 जिंदा व्यक्तियों में से ही एक थे। 23 में से ही एक थे ये J.Z. होलवेल, और इन्होंने इस पूरी ब्लैक होल नामक घटना को लिखा है। समकालीन इतिहासकार, यानी उस समय के इतिहासकार थे गुलाम हुसैन। साथियों, गुलाम हुसैन ये बंगाल के नवाब के दरबारी थे। तो गुलाम हुसैन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सियार उल मुतखैरिन। तो सियार उल मुतखैरिन नामक पुस्तक में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यानी ब्लैक होल पूरी घटनाक्रम का उल्लेख सियार उल मुतखैरिन में नहीं किया गया है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि होलवेल ने यह घटना अपने हिसाब से रच ली है, या हम यूं कह सकते हैं कि यह घटना मनगढ़ंत भी थी। इस पर संदेह है। संभवतः यह घटना हुई ही नहीं थी। देखो आगे आ रहा है, संभवतः यह घटना हुई ही नहीं थी। यह कहानी इसलिए बनाई गई कि स्वयं की पदवृद्धि के साथ साथ, यानी होलवेल खुद के पद में वृद्धि कर सके, प्रमोशन ले सके, और इसके साथ साथ भारत में जो अंग्रेज थे उनके गुस्से को भड़काया जा सके। तो दो कारण हो सकते हैं इस घटना के पीछे, जिनसे प्रेरित होकर या जिनके कारण J.Z. होलवेल ने यह घटना लिखी। तो देखो, सबसे बड़ा कारण है भारत स्थित अंग्रेजों के क्रोध को भड़काया जा सके, और क्रोध को भड़काने के बाद में एक तरीके से उद्देश्य प्राप्ति आसान हो जाएगी। इसको आधार बनाकर अंग्रेजों ने प्लासी एवं बक्सर के रूप में प्रतिकार लिया, और यही कारण था कि इसके बाद में अंग्रेजों ने कभी भी इस ब्लैक होल घटना को भूलने की कोशिश नहीं की। और लॉर्ड क्लाइव, हम आगे पढ़ेंगे, तो क्लाइव, मुख्य रूप से क्लाइव का जो गुस्सा था वो इस बात को लेकर अत्यधिक था, और इसी बात को आधार बनाकर अंग्रेजों ने आने वाले 7 सालों में पूरे बंगाल को रौंद डाला था। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध। साथियों, ब्लैक होल की घटना और कलकत्ता पर सिराजुद्दौला के अधिकार करने का समाचार मद्रास पहुंचता है। और आपको पता ही है, हमने पहले ही हमारे एक वीडियो में दक्षिण में प्रभुत्व के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष को पढ़ लिया है। तो उस समय वो संघर्ष भी मोड़ पर था, और कर्नाटक का तीसरा युद्ध शुरू होने को था। तो अंग्रेजों का मुख्य ठिकाना मद्रास था। तो ये समाचार मद्रास पहुंचता है। अब साथियों, मद्रास से अंग्रेजों ने क्लाइव और एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में एक सेना भेजी। ये सेना सितंबर में रवाना हुई और दिसंबर 1756 में कलकत्ता पहुंच गई। अब क्या होता है, कलकत्ता पे मानिकचंद का अधिकार था, क्योंकि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को जीतकर मानिकचंद के हवाले कर दिया था। साथियों, मानिकचंद ने घूस ले ली, यानी क्लाइव से घूस ले ली, और कलकत्ता को क्लाइव के पास सौंप दिया। ये बात है फरवरी 1757 की। और इसी दिन फरवरी 1757 में ही, इसी महीने में फरवरी 1757 में ही क्लाइव ने आगे बढ़कर सिराजुद्दौला से युद्ध करने की सोची, और युद्ध का परिणाम कुछ भी नहीं निकला, और एक संधि हुई जिसे कलकत्ता या अलीनगर की संधि के नाम से इतिहास की पुस्तकों में लिखा गया है। अलीनगर, जब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को कलकत्ता को जीत लिया था,
तो उसी दिन कलकत्ता का नाम बदलकर उसने अलीनगर रख दिया था। तो इसे कलकत्ता की संधि कह सकते हैं या अलीनगर की संधि कह सकते हैं। ये फरवरी 1757 में हुई थी और ये क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी। इस संधि की कुछ शर्तें थी, तो उन शर्तों के बारे में बात कर लेते हैं। इस संधि से कुछ शर्तें थी और कुछ लाभ भी अंग्रेजों को प्राप्त हुए थे। वो क्या शर्तें थी और क्या लाभ अंग्रेजों को मिले, इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कलकत्ते की किलेबंदी आप कर सकते हैं, यानी अंग्रेजों को किलेबंदी की अनुमति मिल गई। व्यापारिक विशेष अधिकार जो सिराजुद्दौला ने समाप्त कर दिए थे कुछ पल के लिए, वो अंग्रेजों को वापस प्राप्त हो गए। और इसके अलावा सिराजुद्दौला ने इस युद्ध में जो क्षति हुई है, जो हानि हुई थी अंग्रेजी कंपनी को, उस क्षति पूर्ति का भी उसने वचन दिया कि मैं आपकी क्षति पूर्ति को पूरा करूंगा। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। संधि मात्र दिखावा थी। क्लाइव ने ब्लैक होल का बदला लेने का प्रण किया था, अतः उसने षड्यंत्र रचा। तो देखो मैंने पहले भी कहा है, जो ब्लैक होल की घटना है, जेजेड होलवेल ने जो घटना लिखी थी, तो इस घटना का बदला लेने के लिए क्लाइव ने यह संधि दिखावे के रूप में की और उसके जहन में यह था कि मैं मेरे 123 भाई बहन जो अंग्रेज लोग मरे हैं उनका बदला अवश्य लूंगा। और ये बदले लेने की भावना ही क्लाइव के जोश को उसने कभी भी ठंडा नहीं होने दिया। और न केवल क्लाइव बल्कि सारे अंग्रेज जो भारत में रह रहे थे और जो बंगाल में थे, उन सब के बीच में हमेशा उनकी आंखों में एक ज्वर सा था और वो हमेशा इस बात का बदला लेने के उद्यत थे। और जैसे ही क्लाइव के रूप में उनको ये बात दिखी कि क्लाइव वो व्यक्ति है, वह पात्र है जो हमारे अपमान का बदला ले सकता है, तो वो तुरंत क्लाइव के साथ हो लिए। आगे बढ़ते हैं। और जब क्लाइव ने बदला लेने का प्रण किया तो उसने एक षड्यंत्र रचा। और क्लाइव ने क्या षड्यंत्र रचा, ये देखते हैं। उसने नवाब सिराजुद्दौला के कोषाध्यक्ष राय दुर्लभ, नवाब के सेनापति मीर जाफर और नवाब के एक प्रसिद्ध बैंकर जगत सेठ, इन तीनों से मिलकर यह षड्यंत्र रचा। और इन तीनों से मिलकर उसने ये षड्यंत्र नवाब के विरुद्ध रचा। षड्यंत्र में यह तय किया गया कि मीर जाफर को नवाब के स्थान पर नया नवाब बना दिया जाएगा और इन दोनों को भी कुछ अलग से फायदों की बात की गई। साथियों, इन तीनों व्यक्तियों राय दुर्लभ, मीर जाफर और जगत सेठ, और विपरीत में जो संधि करने वाले थे वो थे क्लाइव। तो इन तीनों और क्लाइव के मध्य अमीचंद नामक व्यापारी ने क्लाइव व षड्यंत्रकारियों के मध्य शर्तें निर्धारित की थी, यानी ये बिचौलिया था अमीचंद। तो आपको ये षड्यंत्र समझ में आ रहा होगा कि ये षड्यंत्र आखिर था क्या। अब जब नवाब के प्रमुख अधिकारियों को सेनापति है, कोषाध्यक्ष है, बैंकर है, ये सब अब इसके पास आ जाते हैं, क्लाइव के पास आ जाते हैं और क्लाइव से मिल जाते हैं, तो एक तरीके से सिराजुद्दौला को तो ये पता ही नहीं है कि मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन हम जो इतिहास को देख रहे हैं और समझ रहे हैं विद्यार्थीगण और साथीगण, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सिराजुद्दौला का पतन तो लगभग तय हो चुका था। तो ये षड्यंत्र ही सिराजुद्दौला के पतन का सबसे बड़ा कारण है। आगे बात करते हैं। मीर जाफर को नवाब बनाना तय किया गया। इस षड्यंत्र के द्वारा मीर जाफर को नवाब बनाना तय किया गया। सब कुछ तय हो जाने पर क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक शिकायती पत्र लिखा, क्योंकि अब युद्ध तो करना ही है ना, तो युद्ध करने के लिए एक बहाना तो चाहिए। तो इसके लिए क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कंप्लेनिंग लेटर लिखा और उसमें ये शिकायत की कि आपके कानूनों की वजह से, आपके अधिकारियों की वजह से कंपनी को अपने व्यापार में काफ़ी क्षति हो रही है। एवं इसके तुरंत बाद, शिकायती पत्र लिखने के तुरंत बाद वह मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। लेकिन मुर्शिदाबाद नहीं पहुंच पाया है। इसका समाचार नवाब की सेना को भी मिल गया और 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं मुर्शिदाबाद के दक्षिण में प्लासी के आमू में, यानी मुर्शिदाबाद के दक्षिण में लगभग 23-24 मील की दूरी थी, 22 मील की दूरी थी, किताबों में 22 मील लिखा हुआ है,
22 मील की दूरी थी और उस 22 मील की दूरी के पास में एक गांव था प्लासी नाम का। उस प्लासी गांव के आमों के बगीचों में दोनों की सेनाएं टकराई। आमों के बड़े बड़े पेड़ थे और दोनों सेनाएं आमने सामने थी। अब युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। क्लाइव का तोपखाना श्रेष्ठ निकला और अंग्रेजों के पास श्रेष्ठ तोपची भी थे, तो क्लाइव का तोपखाना श्रेष्ठ निकला और उसी ने अंतर भी पैदा किया था। दोनों सेनाओं के मध्य प्रमुख रूप से जो अंतर की बात थी वो थी अंग्रेजों का तोपखाना। सैन्य बल की बात कर लेते हैं। युद्ध में अंग्रेजों के पास 950 पैदल सैनिक थे, 100 यूरोपीय तोपची थे, 50 नाविक थे और 2100 भारतीय सैनिक थे। यानी आप काउंट कर सकते हैं 950 पैदल सैनिक, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक, 2100 भारतीय सैनिक। इसके अलावा नवाब की सेना में 50,000 50,000 सैनिक थे और इस सेना का संचालन या सेनापति था मीर जाफर, जो कि खुद ही विश्वासघाती था, दगेबाज था, धोखेबाज था। युद्ध के पल, कुछ जो पल युद्ध के दौरान बीते वो क्या क्या पल थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, नवाबी सेना की अग्रिम पंक्ति जिसका नेतृत्व मीर मदान और मोहनलाल कर रहे थे वो अंग्रेजी सेना पर कहर बनकर टूट पड़ी। जब मीर मदान और मोहनलाल ने तीव्र गति से अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया तो अंग्रेजी सेना पीछे हट गई। क्लाइव खुद लॉर्ड क्लाइव वृक्षों की आड़ में छिप गया। लेकिन तभी घटनाक्रम बदलता है और एक गोली मीर मदान को आकर लगती है और मदान मारा जाता है। मदान जब मर जाता है तो उसके बाद में जाफर ने एक चाल चली और जाफर तुरंत नवाब के पास गया, सिराजुद्दौला के पास गया जो युद्ध के मैदान में ही था, और जाफर ने नवाब को पीछे हटने को कहा और कहा कि आप ये नेतृत्व जर्नेलों को सौंप दे या सीधा सा मतलब है कि आप ये नेतृत्व मुझे सौंप दें युद्ध का और आप तुरंत यहां से चले जाएं, हम लोग देख लेंगे अंग्रेजों की सेना को। जाफर की चाल काम कर गई और सिराजुद्दौला तुरंत मुर्शिदाबाद की ओर लौट गया। 2000 घुड़सवारों को लेकर वो लौट गया। तो जब कुछ सेनाएं वापस लौट जाती है और आपको पता ही है जाफर एक तरीके से नाम मात्र का सेनापति था, केवल दिखावे भर के लिए वो सेनापति था। क्लाइव को तो पूरी हकीकत पता थी ही। साथियों, नवाब के पक्ष में इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में एक फ्रांसीसी सेना भी लड़ रही थी, एक फ्रांसीसी टुकड़ी भी लड़ रही थी। तुरंत ही वो फ्रांसीसी टुकड़ी भी युद्ध में हार जाती है। अंग्रेजी तोपखाने के उत्पात के ठीक समय जाफर क्लाइव से आकर मिल गया, यानी जाफर तुरंत क्लाइव के पक्ष में आकर खड़ा हो गया। तो युद्ध का निर्णय तुरंत हो गया। सीधी सी बात है, अंग्रेज बिना लड़े ही जीत गए। क्लाइव को निश्चयात्मक, यानी अवश्य ही इसे हम विजय कहेंगे, लेकिन ये विजय निश्चयात्मक थी लेकिन सस्ती विजय थी। यानी आप बिना लड़े युद्ध जीत रहे हैं और वो भी धोखेबाजी या दगाबाजी से, तो इसे हम सस्ती विजय कहेंगे। कुछ पल के बाद बधाइयों का दौर चला। क्लाइव ने युद्ध के मैदान में जाफर को बधाई दी कि आप नवाब बन चुके हैं और नवाब ने क्लाइव को बधाई दी। युद्ध के बाद या युद्ध का महत्व है, इस युद्ध के बाद में क्या होता है या इस युद्ध का क्या महत्व है, जो प्लासी का युद्ध है उसके महत्व की बात करेंगे और उसके बाद की स्थितियों की बात करेंगे। साथियों, 25 जून 1757 ईस्वी को जाफर ने मुर्शिदाबाद में स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। यानी 23 जून को यह युद्ध हुआ और 2 दिन बाद में वो मुर्शिदाबाद आकर खुद को नवाब घोषित कर देता है। और इससे पहले कि वो मुर्शिदाबाद पहुंचता है जाफर, तो मुर्शिदाबाद में छिपा हुआ था सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद से पटना की ओर भाग गया, लेकिन पकड़ा गया और मीर जाफर के पुत्र मीरन के हाथों मारा जाता है। अभी जो राजस्थान में आरपीएससी ने जो कॉलेज में व्याख्याता होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी भर्ती में इतिहास विषय में ये प्रश्न पूछा था कि सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी। सरल प्रश्न है, लेकिन ये नाम आप देख लेना, मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया था। साथियों, नए नवाब का मतलब मीर जाफर। तो नए नवाब ने नवाब बनने में प्रमुख सहयोगी कौन थे? अंग्रेज थे, यानी क्लाइव था। तो प्रमुख सहयोगी अंग्रेजों को
24 परगने एवं 1 करोड़ रुपए इनाम के रूप में देना तय किया। क्लाइव का हिस्सा इसमें 3,34,000 पाउंड का था। तो क्लाइव को एक बड़ी राशि क्लाइव को इनाम में देने का वादा उसने किया। क्लाइव की जो कूटनीति थी, जो षड्यंत्र उसने रचा था, उस पर के.एम. पन्नीकर, तो के.एम. पन्नीकर नामक महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है, यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। यानी इन गद्दार लोगों ने उस नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। प्लासी का युद्ध, एक अन्य महोदय का हम मंतव्य पढ़ रहे हैं, उसके विचार पढ़ रहे हैं। और अन्य महोदय कौन है? एडमिरल वाटसन खुद ही है, जो एडमिरल वाटसन क्लाइव के साथ मद्रास से रवाना होकर आए थे। उन वाटसन ने प्लासी के युद्ध के महत्व के रूप में एक उद्गार व्यक्त किए हैं, और वो उद्गार क्या है? प्लासी का युद्ध कंपनी हेतु ही नहीं, यानी प्लासी का युद्ध केवल कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रिटिश जाति के लिए असाधारण महत्व रखता था। यानी ये युद्ध कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि प्रत्येक ब्रिटिश के लिए भी इंपॉर्टेंट था। युद्ध में जान माल की हानि की बात कर लेते हैं कि युद्ध में जान माल की हानि कितनी हुई। तो युद्ध में कंपनी के कुल 65 व्यक्ति मारे गए, और जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनकी सेना के 5,000 व्यक्ति मारे गए। मालेसन, जीबी मालेसन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि संभवतः इतिहास में इतना प्रभावित करने वाला युद्ध नहीं लड़ा गया। यानी ये थोड़ी अतिशयोक्ति वाली बात कर रहे हैं, बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं प्लासी के युद्ध के इंपॉर्टेंस को। और आगे कह रहे हैं कि इस युद्ध के कारण इंग्लैंड मुस्लिम संसार की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। तो ये काफी बड़ा चढ़ाकर कहने वाली बात हो गई, हालांकि इतना महत्व इस युद्ध का नहीं था। एक प्रश्न है साथियों आपसे, मुख्य परीक्षाएं जो आप देते हैं, लोक सेवा आयोग, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्यों के लोक सेवा आयोग हो, तो उनमें कुछ प्रश्न हमको पूछ सकते हैं। उन्हीं में से एक प्रश्न मैंने तैयार किया है। प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सफलता का बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी जो ये प्लासी का युद्ध था, इसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की, तो इस विजय का बंगाल पर क्या फर्क पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? तो हम इसके उत्तर की बात कर लेते हैं। इस विजय से बंगाली नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई, ये तो दिख ही रहा है हमको। युद्ध के बाद भी नवाब ही बंगाल का सर्वोच्च अधिकारी था। अभी भी नवाब का पद ही सर्वोच्च पद था, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भर था। यानी अब कंपनी का जो प्रभुत्व है, उसके ऊपर नवाब के पद की स्थिति निर्भर कर रही है। यानी एक तरीके से कंपनी अब नवाब के पद को बनाने वाली हो गई है। कंपनी ने नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यानी जब नवाब ने स्वतंत्र रूप से काम करना चाहा, मीर जाफर ने भी, और उसके बाद में मीर कासिम आएंगे, तो इन लोगों ने जब स्वतंत्र रूप से शासन कार्य करना चाहा, तो कंपनी ने इसमें हस्तक्षेप किया और अपनी मनपसंद के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उन नवाबों पर दबाव डाला। आगे बात करते हैं। नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी, और अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोधियों के द्वारा किए गए षड्यंत्र ने अंततः प्रशासन की ताकत को कमजोर कर दिया। यानी अंतिम रूप से प्रशासन बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है, कमजोर हो जाता है प्रशासन, और अब नवाब के लिए शासन करना कांटे की धार हो जाती है। वित्तीय सुदृढ़ता के अलावा अंग्रेजी कंपनी ने फ्रेंच और डच कंपनियों को कमजोर बनाकर, यानी वेदरा के युद्ध की हमने बात कर ली, कर्नाटक के युद्धों की हमने बात कर ली, तो इन युद्धों में कंपनी ने फ्रेंच और डच कंपनियों को कमजोर कर दिया और बंगाल के व्यापार पर सफलतापूर्वक अपनी इजेदारी को स्थापित कर लिया। साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा शिक्षण कार्य पसंद आया होगा, मेरा अध्यापन कार्य पसंद आया होगा। इसे रुचिकर बनाने के लिए आपके पास अगर सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप आधुनिक भारत के इतिहास श्रृंखला जो हम संचालित कर रहे हैं, इसका आनंद लेवें, और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, जय भारत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।